नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथौल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं देहरादून। अब ये मत कहना कि हमेशा पौड़ी की बात करता है, देहरादून पहुंच गया। देहरादून राजधानी है हमारी। अब वो स्थायी है अस्थायी है ये आप जानो। आज यहां पर मैं मिलने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने हमारे पहाड़ का ना वो इतिहास खंगाल डाला है जो हमें पता भी नहीं है। हमें केवल उतना ही पता है जितना हमने सुना है। अरे भैया, बावनगढ़ कैसे रहे होंगे, किस तरह के वहां राजा हुए होंगे, युद्ध हुए, कैसे किस तरह का युद्ध हुआ होगा। आपको पता है एक बार श्रीनगर डूब गया था। वो श्रीनगर की कहानी कहां से पता नहीं खोज निकाली है। कुमाऊं की राजधानी, ऐसे ऐसी महल दिखाए गए हैं। और वो उस समय के राजा क्या वो पहनते थे, सब कुछ। और ये पता कैसे दिखाया गया है? एनिमेशन के माध्यम से। और ये एनिमेशन का जो काम है ना, हमारे पहाड़ में बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पौड़ी गढ़वाल के बनगढ़ के बमराड़ी गांव का एक भूपेंद्र कठैत एक बंदा है। पढ़ाई मेरे साथ करी पौड़ी में और 95 में पौड़ी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद जो बाहर निकलकर अपनी एक दुनिया बसाई, उसके बाद फिर लौट कर अपने उत्तराखंड आ गए, क्योंकि अपना प्रदेश अपना होता है, अपना पहाड़ अपना होता है। और यहां पर जो शोध कर रहे हैं ना, वो ये शोध अद्भुत है। पौड़ी में कुछ लोग उन्हें जोजो के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें भुप्पी बंगाली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें नाना भी कहते हैं। अरे बहुत सारे नाम है, अब मिलो तो सही। मिलते हैं भूपेंद्र कठैत जी से। ये है हमारे भूपेंद्र कठैत जी। आप में से कौन कौन इनको जानता है? भले जब आप लोगों ने देखा होगा इनके सर में बाल होंगे, आज इनके बाल उड़ गए। दादा प्रणाम, दादा प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने हमेशा तीलू रौतेली के बारे में सुना है, लेकिन कभी उनको जानने की कोशिश नहीं करी। ये देखिए, आज हमारे बच्चे मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं। ये वो दौर है जब हम लोग कार्टून देखते थे और हमारे माँ बाप हमको डांटा करते थे कि तुम लोग कार्टून देखते हो, लेकिन वो दौर बहुत बढ़िया था। आज बच्चे कार्टून की दुनिया से निकल कर एक ऐसी दुनिया में खो गए हैं जहाँ उनके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ डर लगा रहता है हमारा बच्चा पता नहीं क्या देख रहा है फोन पर। लेकिन हाँ, ये देखिए, दिया तुम्हें गुलाड, और हाँ, एक बार गढ़वाल जीत लूं तो कहाँ का शाह और कैसा चांद। आज मेरे साथ हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी यानी कि मेरे अनन्य मित्र हैं। और मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पौड़ी में बहुत सारे लोगों के अनन्य मित्र हैं। पोल खुलने वाली है, मिलते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। और ये बताइए, आपको इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है? भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है इसमें, ये मेरे दोस्तों के द्वारा दिए गए नाम है। आप नाम मतलब भूपेंद्र कठैत तो मेरा राशि का नाम है। जी जी, ठीक है। धनु राशि भोपेन नाम आया था। धनु राशि। हाँ, ठीक है। उसमें पिताजी ने बड़े प्यार से रखा। फिर पंडित जी ने पता नहीं विपिन करके कर दिया था बाद में। ओ बाप रे। विपिन का मतलब जंगल होता है, तो साला जंगल ही पड़ा रहा कई साल तक। ठीक है। लेकिन पौड़ी में जो आप नाम कह रहे हो, एक आप बोल रहे हो बंगाली। बंगाली, हाँ। तो बंगाली के पीछे की कहानी है कि आदरणीय विनय शर्मा जी, ठीक है, माननीय सम्मानीय विनय शर्मा जी, व्यापार संघ अध्यक्ष। अरे बहुत मतलब प्रधानमंत्री होना चाहिए था अब तक उनको। तो उन्होंने रखा था नाम मेरा। ठीक है। मैं हंसने की बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड और महान व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, मैं उस समय गांधी फील्ड में क्रिकेट खेलते थे। गांधी मैदान जिसमें गांधी जी नहीं है। उसमें उस समय फुटबॉल क्रिकेट वहीं पे होता था पौड़ी का। और एक से राजू टंडेल का नाम सुना है? अरे क्या गजब फुटबॉल खेलता था वहां पे। तो ये सिट्टू, डिग्गू, मैं, विनय, बहुत सारे, बिन्नू भी खेलता था। बिन्नू का भी निधन हो गया बेचारे का, बहुत टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर। तो हम सबका जमघट होता था। एक भोपाल के थे विजय परमार। तो वहां क्या था कि एक तो उस समय मैं टीटी भी खेलता था, कमीज बाहर, चप्पलों में घूमना। तो विनय शर्मा ने कहा ये बंगाली है ये, ठीक है। और वहीं से मेरा नाम पड़ गया बंगाली। ठीक। अच्छा, आपको जो जो क्यों बोलते थे? जो भाई साहब, एक पौड़ी की बहुत महान हस्ती रहे, भारत क्लब के कैप्टन, नाम याद है कभी? नहीं। क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा योगदान जिन लोगों का, उनमें से एक है जगदीश बड़वाल भाई साहब, जो पीएनबी में भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो एक लड़का होता था टोनी, जो भोपाल से आया था वो, और मैं 24 घंटे बकड़। उस समय मैं बकवास बहुत करता था। अच्छा, अब तो उस समय? हाँ, अब तो मैं शांत प्रवृत्ति को, जैसे आप जानती है। तो वो और मैं बहुत सारे बकवास करते थे। तो उस समय बहुत पुरानी लोगों को याद होगा, मधु मुस्कान एक
कॉमिक्स आती थी बिल्कुल बिल्कुल ना, चंपक, नंदन, मधुर हाँ, मुस्कान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मधु मुस्कान में एक ऐसी था हेडेक और जोजो, तो उसका नाम उन्होंने रखा हेडेक और मेरा रखा जोजो। तो ये तो जोजो की कहानी है। अच्छा, नाना क्यों बोलते थे? नाना ये धरा रोड में बसंतु भाई साहब का लड़का जग्गू जगदीश ना, तो उसका मैं रिश्ते में नाना रखता हूँ। मैं भाई साहब बोल रहा हूँ पर एक्चुअली मेरे जमाई लगते हैं। हाथ जोड़ता हूँ, आज सबकी पोल खुल रही है। अरे नहीं भाई, वो रिश्ते में मेरा नाती है वो। तो उसने नाना बोलना शुरू किया तो कृष्णा, फिरजू फिरजू, ये सारे जो उस समय के दादा बदमाश पौड़ी के सब मेरे को नाना बोलने लग गए ना। तो नाना के पीछे ये है। अच्छा, ये घी 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 देसी घी देसी घी देसी घी देसी घी आजकल एक बंदा है जो देसी घी के पकवान बेच रहा है पौड़ी में, बहुत प्रसिद्ध है वो, बड़ा नाम है उसका। सिट्टू भाई सिट्टू, शिवचरण, मानसरोवर होटल था उनका। कभी ये ना हमारी क्लास में आके कभी शक्ति कपूर बन जाना है इसने, कभी ना जैकी श्रॉफ, कभी अनिल कपूर, आओ वो यही चलता रहता है इसका। तो जब मैं जोशीमठ से नया नया आया तो इसने देखा यार ये कौन है ये साला, मेरे को उस समय पौड़ी की गढ़वाली नहीं आती ढंग से ना, जोशीमठ वाली बोलता जय ली को जान ली, तो वो वाली चलती थी हमारी। तो उस शर्म से मैं पौड़ी की गढ़वाली नहीं बोलता था। तो सिट्टू ने कहा ये देसी है, फैला दिया उसने। अच्छा, और इसने हर हफ्ते मेरी रैगिंग लेनी शुरू कर दी। अब मैं 4 फीट का भी नहीं रहूंगा यार उस समय, 40 किलो का। और इसने मेरे जैसे आजकल वो WWF होता है तो इसने टिकट बांटता था, और ठीक छुट्टी के टाइम में मेरी फाइट रखवा देनी इसने ना। और कैसे कैसे राक्षसों से तो रोज की फाइट भाई, मेरे कभी हाथ साला नाखून के निशान, कभी नाक फुट रही, कभी कुछ। तो तब मैं गया था इसके घर, ठीक है। और उस समय इनकी दीदी थी, कोई रुचि दीदी थी क्या रुचि थी? दीदी, हाँ। मैंने शिकायत की और उन्होंने जब इसको पटकाया तब से वो नाम बंद, वो देसी घी इसने रखा था मेरा। भूपेंद्र भाई, आप ना पौड़ी से निकल के आपने क्या क्या किया? आपकी दुनिया कैसी रही? क्योंकि रंगीन तो आप दिख ही रहे हैं। ना रंगीन नहीं है भाई, हम बहुत सीधे साधे हैं। पौड़ी से निकले क्यों, पहले तो सवाल है जी, पौड़ी से निकले ना। हाँ। तो वो आरक्षण आंदोलन आपको ध्यान है? बिल्कुल याद है। हम लोग धरने में बैठे थे। हाँ। एक शायद मुकेश मिश्रा नाम के हमारे एक साथ का था, MSc केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो हमने वाइस चांसलर राजपूत थे उस समय, उनके साथ मीटिंग करी थी, फिर राज्यपाल को भी लिखा था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े बड़े आंदोलनकारी बोलते हैं अपने को, लेकिन हम एक्चुअली में वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दौरान कलेक्ट्रेट में हमने धरना दिया था, ठीक है, शैक्षिक आरक्षण के विरुद्ध। और उसकी कहानी तो आपको पता है कि वो आरक्षित सीट थी लेकिन कोई कैंडिडेट आया नहीं था। तो मुकेश, क्योंकि वो 70+ उस समय का उसका परसेंटेज था, उसको भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो सीट खाली थी, इसलिए हमने धरना दिया था जो उचित था। तो उस धरने में, बल्कि आपको पता है कि मैं कार्टून बनाता था उसमें। अच्छा, मेरे कार्टूनों से वो धरनों की शुरुआत हुई थी। इधर है कहीं? ये पहली बार यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि ये मुलायम सिंह के खिलाफ हमने कविता और कार्टून बनाए थे, देखा आपने? और उत्तराखंड के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद वही आंदोलन धीरे धीरे जब लाठीचार्ज हुआ था, आपको ध्यान है? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बहुत लंबी कहानी, उसमें हम जा ही नहीं रहे। हाँ। तो उसके बाद वो आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, फिर हम वहां से हमने पौड़ी छोड़ दिया था। तो ये था पौड़ी जाने की असली कहानी थी। चलिए भूपेंद्र जी, आपसे एक चीज पूछनी थी। आपके बारे में हम लोगों ने जो सुना है, आप उत्तराखंड पे बड़ा शोध कर रहे हैं। हाँ। और ऐसा शोध जो शायद न भूतो न भविष्य, क्योंकि किताबें तो हैं लेकिन छोटी छोटी किताबें आई हैं, किसी ने किसी सब्जेक्ट को उठाया, किसी ने किसी चीज को उठाया, लेकिन जो हम आपको देख रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में जरा बताएंगे। हाँ, ये बड़ी ही एक जटिल, मतलब आप कि इसको मैं बड़ी आसानी से मैं भी नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक्चुअली जब मैंने BSc की थी ना। हमने BSc साथ में की थी दोनों ने, और हम अच्छे स्टूडेंट थे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम साइंस में भी हम कहीं भी जा सकते थे, पर एक कीड़ा होता है ना क्रिएटिविटी का, वो भूत लगी जमात है। हम सुबह सुबह जानता राशि ना खेनो, तो बीच में पड़ता था कब्रिस्तान, तो किसी वो क्रिएटिव, मतलब वो भूत पड़ गया मुझको ना। अच्छा, इसमें एक जोक सुना सकता हूँ ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक सुनील नैथानी जी हैं, वो भी एक अनदर ग्रेट पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड। वो और मैं जा रहे थे कब्रिस्तान के बगल से, और सुनील के जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने लाइफ में किसी का नहीं देखा, सच में बताऊं। तो वो क्या कह रहा है, नीचे था हॉस्पिटल, ऊपर कब्रिस्तान, बीच में जा रहे हैं। तो सुनील कह रहा है कि यार हॉस्पिटल में ना जैसे 2 लोग मरीज हों, एक बल अगर मर गया हो और उसकी यहाँ कब्र खुद रही हो, और दूसरा सीरियस हो, तो उसकी आत्मा बल क्या बोलेगी उससे? तो बोलो वो सीरियस वाला वो आत्मा से बोलेगा यार तू कब्र खुदवा, मैं भी आ रहा हूँ बल बगल में। तो ऐसी ऐसी बातें करता था। तो एक्चुअली उस कब्रिस्तान से होके हम जाते थे जब, तो भूत लग गया मुझ पे क्रिएटिविटी। अच्छा खासा मैं
बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे 2 बार गवर्नमेंट जॉब पे लगे थे। अब मैं बहुत साधारण घर से था, पर फिर भी मुझे एक कीड़ा हो गया था उत्तराखंड के इतिहास पे। और ये जो जिज्ञासा डाली थी ना, इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक सक्सेना सर थे पौड़ी में हिस्ट्री के बिल्कुल प्राध्यापक, और एक जैदी सर, जैदी सर थे। ठीक है। तो हम इनके साथ टीटी खेलते थे। तो जैदी सर ने एक बार मुझे बोला कि तू बीएससी के बाद हिस्ट्री कर ले और उत्तराखंड पे शोध कर, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से कोई बंदा आएगा और इस पे अच्छा काम करेगा और तो बहुत अच्छा काम होगा। मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत इंकरेज किया था मुझे। तो उसके बाद मैं एमए हिस्ट्री से किया और मेरे दिमाग में था कि हिस्ट्री पे मुझे शोध करना है, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन की वजह से फिर हमें जाना पड़ा। फिर मैं अपनी आर्ट की लाइन मैंने पकड़ ली। दिल्ली में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स किए, विदेशी प्रोजेक्ट किए, दूरदर्शन, नेशनल ज्योग्राफी, इनके लिए काम किया। लेकिन मेरे दिमाग में रहता था कि यार उत्तराखंड के इतिहास पे काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो इस काम के लिए एक तो हमें एनिमेशन और आर्ट की नॉलेज चाहिए, साउंड की नॉलेज चाहिए कि कैसे रिकॉर्डिंग, और मुझे कुछ गाने भी बनाने थे। अच्छा। तो गाने कैसे बनाने उनकी नॉलेज चाहिए थी। तो ये सब मैं जॉब पे करता रहा और आखिर में लौट के आया। और मैं लगभग 7-8 साल से सब कुछ छोड़ के इस पे लग गया हूँ, जिसमें शोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे आर्ट वर्क है उनको तैयार कर रहे हैं, एक किताब की सीरीज है जिसको आपने दिखाया भी है उसको भी तैयार कर रहे हैं, और एनिमेटेड सीरीज मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इसी 24 से हम यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब पे शुरू कर। ये कहानियां हैं उत्तराखंड के इतिहास की, जिसके पन्नों में छिपे हैं न जाने कितने ही रहस्य और रोमांच से भरे वृतांत और रोचक वीर गाथाएं। जी बहुत बढ़िया। ओडियार आपका ओडियार नाम ये, है। ये ओडियार जो है ये क्या है? अच्छा, ओडियार ये भी एक, अभी मैं किताब देख रहा था आपको, हाँ। तो ओडियार था। सब बोलते हैं ओडियार क्या है क्या है। तो पहले दिल्ली में मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े में से हैं। फिर जब मैं उत्तराखंड आया तो दिल्ली में जो हम राज कर रहे थे ना, तो थोड़ा उत्तराखंड में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ काम करो तो काम तो करवाते हैं, कमिटमेंट पूरे नहीं करते। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत काम किया लोगों की, लेकिन उनके नाम निकालेंगे बाद में। यार निकाल के करना क्या है। उनके स्टूडियो बन गए, उनके कॉलेज बन गए। तो मेरी एक ही था यार, ये शोध के लिए आपको फाइनेंस करना है। तो जो उन्होंने किसी ने नहीं किया और बहुत इस्तेमाल कर लिया हमें ना, करते ही समझन। तो और वैसे भी लक्ष्मी और सरस्वती का इतना आसानी से सही कह रहे हैं, लक्ष्मी और सरस्वती का मेल है नहीं, दोनों बहनों की कभी नहीं बनती। तो आखिर में जाके हमने अपने एंड पे कुछ प्रोजेक्ट उठाने शुरू किए और उनके खर्चों से इस पे हमने अपने आप ही पैसा लगाया। हमें कुछ मिले ना मिले, ये काम हमने करना था। अच्छा, आपने इसको अच्छा, ओडियार, हाँ ओडियार, यस। ओडियार नाम के पीछे ये है कि लोगों ने कहा किस नाम से करोगे, तो बड़े बड़े नाम सुझा रहे। तो मैंने कहा यार अब ना किसी बड़े आदमी से ना मिलना है, ना कहीं जाना है, और एक छोटी सी जगह से काम करना है, अपने बारे में किसी को बताने नहीं। पिछले 6 साल से बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने मेरे से कोशिश की है बात करने की, और मैंने जानबूझ के नहीं की। चलो बहुत अब अपने मित्र हैं। मेरा भाग्य था। नहीं ना, भाग्य नहीं, ये हमारा भाग्य है कि हमारे सबसे खास दोस्त के माध्यम से हम इस कार्य को हम दिखा रहे हैं। पहली बार ही मैं अपना, शायद वीडियो भी पहला है मेरे लाइफ का। मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ भूपेंद्र जी, सच कह रहा हूँ, आप मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो शोध मैंने आपका देखा है ना, वो अतुलनीय है। और जो शब्द, अगर हिंदी में कोई शब्द बने हैं, अप्रतिम, अतुलनीय, अकल्पनीय, मुझे लगता है इनसे बढ़कर वो शोध है। सच कह रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा गर्व हूँ कि आप मेरे मित्र हैं। सच कह रहा हूँ। तो ये मित्रता ही है जो कि हम साझा रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी। ओडियार का ये था। ओडियार मतलब गढ़वाली में क्या होता है? उधर एक घर है जो पुराना सा, ना छोटी सी खोपचो या फिर छोटी गुफा, या तो जैसे हम नहीं कहते हो कंडोलिया में शंकर भाई एक था, वो अपना नेपाली, उसकी चाय की दुकान। ओडियार मतलब एक कोने में। तो मैंने कहा कोने में रहना है, बड़ा आदमी ना बनना है, बड़े नाम के पीछे नहीं जाना। वीडियो इसलिए नहीं डालते हैं, ये तो हम लोगों का प्यार है आपस का कि हम इस वीडियो को डाल रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, हम छोटी सी जगह से बहुत छोटे स्तर से ही काम करते हैं। अच्छा, ये शोध करने में आपको क्या लगा, कहाँ से आपने चीजें निकाली हैं? क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत ज्यादा, हम पहाड़ के तो हैं लेकिन हमें अपने पहाड़ के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम नहीं जानते कि हमारे यहाँ कौन कौन से राजवंश, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करी होगी और उन्हें ही पता होगा कि हमारे यहाँ किस तरह के राजवंश रहे हैं, क्या हुआ था, कितना घटनाक्रम है। फिर मैं आपको सही बताऊं तो हम लोगों को, हम पहाड़ी लोगों को ना बहुत ज्यादा अपने पहाड़ के बारे में पढ़ना पसंद भी नहीं है।
जितना मैं समझ पाया, हाँ, क्योंकि बिल्कुल हमें भी सच्चाई किसी है। ने बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दी है। हमारे पहाड़ में कैसे राजवंश थे, क्या होता था, कैसा होता था, हमें तो बहुत ज्यादा ये भी ज्ञान नहीं है कि श्रीनगर में हमारा राजवंश था, वो कैसे काम करता था। लेकिन हाँ, आपने जो किताबें की रचना की है, ये कहाँ से निकाला आपने, क्या? हाँ, इसमें ना आपने एक बात कही कि बहुत कम लोगों को ने इस पे कार्य किया है। पहली बात तो इसमें बहुत लोगों ने काम किया, मैं नाम भी उनके लेना चाहूंगा जिनकी किताबें पढ़ के मैंने ये सारी नॉलेज गेन की, क्योंकि मैंने थोड़ी टाइम मशीन में पीछे जाके कहीं काम किया है। जैसे बहुत सारे नाम हैं, शायद कईयों के नाम छूट जाएंगे। तो जैसे अभी यहीं पे आप किताबें देख रहे थे, बद्रीदत्त पांडे कुमायूं से, एक रतूड़ी जी हैं हमारे जो यहाँ परमार वंश के दरबार में भी शायद रहे हैं। ये आपके यशवंत कटोच भी पौड़ी में है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। एक रावत जी हैं, ये डॉक्टर रावत हैं, उनकी किताबें अभी सिलेबस में भी हैं। ऐसे मतलब मैं नाम लेने पे आ जाऊं तो बहुत सारे नाम हैं। तो डबराल जी हैं, उनकी सीरीज है पूरी उत्तराखंड के। तो गहरोला जी हैं। तो इन सब की किताबें प्लस कुछ पुराने दस्तावेज हमने देखे, प्लस जगहों में जाके हमने देखा, कुछ लोकगीतों का अध्ययन किया, कुछ जो लोग अभी गाँव के हैं पुरानी कहानियां बताते हैं, उन सबको लेके हमने जोड़ा। तो कहानियां बनाना तो अपने आप में चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि इतिहास जब पढ़ते हैं तो बड़ा बोरिंग होता है ना। कई बार एक ही पेज में 10 राजाओं के नाम आ गए और सबका ये कि वो राजगद्दी संभाली, उसने ये दान दिया, ये क्या, खत्म। दूसरा है राजगद्दी संभाली, ये क्या, ये खत्म। ठीक है। तो पहले तो उसको मुझे एक बहुत ही मनोरंजक प्रस्तुति के रूप में कन्वर्ट करना था। तो वहां पे क्योंकि हम शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने बहुत लिखी थी, तो वो मेरा जो प्रैक्टिस थी वो यहाँ पे काम आई। बार बार इन किताबों को पढ़ना, उनमें से कहानी निकालना, फिर वो रिदम खराब होना, उनकी तारीखों का मैच ना होना, फिर दोबारा लिखना, तीसरी बार लिखना। 6 बार लिखी मैंने कहानी। तो 6वीं बार मुझे लगा थोड़ा सा मजेदार हो रही है। फिर इतिहास से कुछ ऐसे मसालेदार की चीजों को भी निकालना, मसाला भी, जानकारियां भी। और जैसे मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। आपको पता है कि मलारी में एक खुदाई हुई थी, उसमें एक सोने का मुकुट मिला था। कितना किलो का था वो? 3.5 किलो का। ठीक है। वो सब हमने इसमें दिया हुआ है। या यहाँ के जो 20 लाख साल पुरानी यहाँ पेंटिंग पाई गई है गुफाओं के अंदर। 20 लाख साल पुरानी? हाँ जी। तो उन पेंटिंग का हमने बाकायदा चित्रण किया हुआ है, उनको दिखाया है। आदि मानव जो हमारे थे ना, परदादा जी, वो ऐसी ऐसी ड्राइंग कर रहे थे कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आज भी हम कुछ पत्थरों में जब चित्रकारी देखते हैं तो हमारी समझ से परे होता है। तो उस समय की जो बातें हैं, उस समय आदि मानव के हमारे दादाजी थे, वो उन्होंने बोलना नहीं सीखा था ना। तो उनके चित्रों से पता चलता है कि शुरुआती चित्रों में क्या है कि जैसे जानवरों के कोई चित्र नहीं है। अच्छा, ये जो हम गांव में हाथ पे हाथ रख के डांस करते हैं, क्या बोलते हैं, थड़िया, चौफला, बिल्कुल इसके चित्र पाए गए 20 लाख साल पुराने। बताइए, तब से ऐसे डांस चल रहा हो, गाने गा के। तो ये लोग उस समय, वो चित्रों से हमें पता चला ये डांस तब से शुरू हो गया था। योग में बैठे हुए इंसान की आकृति लाखों साल पुरानी मिली है। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म ये वो, मैं सनातन की जड़ें खोदने पे जाएंगे तो 20 लाख साल पुरानी मिल रही हैं यहाँ पे। और जो शुरुआती सिक्के मिले हैं, दुनिया के सबसे पुराने सिक्कों में से मैं एक जिक्र भी करूंगा, अमोघवती और उससे पहले के समय के। उनमें शिव जी का साफ साफ चिंतराक, मतलब उनकी पूरा चित्र बनाया गया है। गले में सांप किसके होता है, हाथ में त्रिशूल किसके होता है, यहाँ छाल किसकी होती है, जटा किसकी होती है। ठीक है। और कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि कोई मदारी का चित्र है, हास्यास्पद है। मैं बोलता हूँ दुनिया में किसी सिक्के के अंदर आप दिखाओ, या तो ईश्वर का चित्र होगा जिसको वो लोग मानते हैं, या राजा का। ठीक है। मदारी का या ऐसे किसी का चित्र कभी देखा सिक्के में? तो वो निश्चित रूप से वो महादेव का चित्र है। बिल्कुल नहीं। तो हमारी देखिए ना संस्कृति में, अगर इनमें अध्ययन करने चले जाए तो ये कहानियां हैं, बहुत मजेदार कहानियां उसमें। तो बच्चे जब देखेंगे ना इसको, तो कहानी सुनने के चक्कर में पढ़ेंगे, उनको जानकारी प्राप्त। देखिए, ये कितनी बड़ी खूबी है। जब आज की डेट, आज का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का चल रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है जो हमारा जो सीरीज है, जो कहानी भी जगत किशोर बड़थल में, हम कोशिश करते हैं उन कहानियों को लाने की जो दादा दादी, नाना नानी सुनाते थे, क्योंकि उसमें एक शिक्षा होती थी। बिल्कुल। और वो जो शिक्षा थी केवल कहानी नहीं थी, वो हमारी वो जो कहानियां थी उसकी जो शिक्षा होती तो पूरे जीवन भर साथ चलती, संस्कार भी देते थे, संस्कार मिलते थे और पूरे जीवन भर साथ चलती थी। वही हमारे कार्टून भी थे उस समय। बिल्कुल। वो कार्टून भी हमें हमारा मॉरल सिखाते थे। बिल्कुल, कि हमें जीवन में किस तरह से चलना है, क्या करना है।
कभी इस तरह का घटनाक्रम हो तो हमें क्या करना है? बिल्कुल सही मुझे बात। लगता है आपने उस दौर का पुनः शुरुआत करी है। जी। कार्टून आपने तीलू रोतनी का कार्टून पूरे प्रदेश में है, की स्कूलों में है। ये क्या है? वो ऐसा हुआ था कि अच्छा, मैं सबसे पहले ना, ये मैंने कुछ नहीं किया। देखो, जब बहुत सारे अच्छे लोग सहयोग करते तभी काम होता। जी। आज आप आए हो, आपके बिना ये पता भी नहीं चलेगा लोगों को। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब स्टार बनते हैं ना, जैसे, तो उनको लगता है मैंने क्या, तो हम तो स्टार भी नहीं है, पर हमने कुछ नहीं किया। तीलू रौतेली की कहानी शुरू हुई थी, एक आपने नाम सुना होगा, रतन सिंह अशवाल भाई साहब हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था, यार भूपी, तू ये सब करता रहता है, तो तू क्यों ना ये तीलू रौतेली पे कुछ कर। ठीक है। और मेरे एक अपना स्टूडेंट भी, अपना चेला भी, राहुल है, उसने भी इसमें बहुत सारा मेहनत किया है। तो उन्होंने वहां बुलाया। उन्होंने प्रिंटिंग से लेकर हर चीज का खर्चा उठाया था, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए। हो सकता है उस किताब में वो पेज हटा दें, मैंने धन्यवाद भी लिखा उसमें। तो उन्होंने कहा था तू इसको कर। तो मेरा भी मन था, तो हमने तीलू रौतेली पे बहुत काम करना शुरू किया। एक बार हमने बनाया, वो पब्लिश करने जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं बनी है, दोबारा से बनाया। पैसे के लिए हम नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जब हम पब्लिश करने गए, तो वो बिनसर प्रकाशन ने जो पब्लिश कर रहे थे उनको, तब तक वो स्कूलों से उसकी डिमांड आ गई। तो हमारा सौभाग्य है कि स्कूलों में पढ़ाई जा रही है पिछले 2 साल से। तो उस तीलू रौतेली से क्या है, अब आप बोलेंगे वो क्यों बनाया हमने, तो तीलू रौतेली का जो चरित्र है ना, आजकल के बच्चों को पिताजी ने जरा जोर से डांट दिया तो वो सुसाइड करने पे चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये मेरे दिमाग में घुसी है बात। मैंने तो कोई हमारे ऐसे गुरुजी नहीं है जिनकी मार नहीं खाई होगी। सारे प्रिंसिपल, बद्री प्रसाद पांडे, वो जो जोशीमठ के थे, या उनसे पहले एक थे श्यामलाल जी, या फिर यहाँ के मुदगिल सर थे, या एक पवार, सारे प्रिंसिपल की बहुत मार खाई है मैंने। पढ़ने में मैं ठीक था, लेकिन और हम कभी दुखी नहीं होते थे। मार खाई, शाम को 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना, डिप्रेशन नाम की चीज नहीं। ठीक है, तो आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं। नहीं, वो उसमें हम लोग की गलती है। हाँ, हम जो पेरेंट्स है ना, हम कोशिश करते हैं, मतलब हर चीज में अगर किसी ने मुंह पे हमारे रखते बच्चे को कुछ कह दिया तो हम उसका लड़ाई करने चले जाते हैं। हाँ, तब के क्या होता था, अगर स्कूल में मार पड़ी तो घर में भी पड़ती थी। घर में 2 थप्पड़ और। हाँ, तो घर में हम नहीं बताते भाई, स्कूल में हमारी गलती थी तो पिट गए गुरुजी से। अभी क्या हो रहा है, तो तीलू रौतेली का आप देखिए कैरेक्टर, कितने साल की थी, 15 साल की, जब उसके भाई दुश्मन ने मार दिए थे, उनके पिताजी दुश्मन ने मार दिए थे, उनके मंगेतर को भी दुश्मन ने मार दिया। बच्ची थी 12-14 साल की जब ये सब हुआ। तो एक बार अपने घर के डिंडाला होता है ना, जैसे उसमें बैठ रखी थी, सामने लोग नाच रहे थे, क्लोथिंग के लिए तैयारियां चल रही थी। ये सीन हमने डाला इसमें। और वो बच्ची है यार, वो भी कह रही माँ मैं मेले में चले जाऊँ, क्लोथिंग चले जाऊंगी। तो उनकी माँ, देखो ना कितने बड़े लोग थे, उन्होंने डांटा था कि तेरे पिता भाई सब दुश्मन ने मार दिया और तू क्लोथिंग जाने की जिद कर रही है। तो उसको ये बात चुभ गई थी। उसने कहा यार ये निराशा नहीं लाऊंगी। मुझे ना वो शब्द याद है जो उसकी माँ ने बोले थे। मैं बताइए। बिल्कुल। उसकी माँ ने जब वो कहती है, तीलू कहती है कि माँ मैं कौथिक जा रही हूँ, कांडा कौथिक, जो बिरो खाल के ऊपर कहीं होता है। बिल्कुल। कांडा कौथिक जा रही हूँ, मुझे मेरी सहेलियां भी जा रही हैं। उसकी घोड़ी थी, वो घोड़ी और उसकी 2 सहेलियां, उसको वहां जाना था। काफी दिन से तैयारी कर रही थी, बिंदुली मचल रही थी। उसकी बिंदुली घोड़ी उसने सजा दी थी। उसकी माँ ने एक बार सुना, अनसुना किया। दोबारा जब उसने कहा कि माँ मुझे जाना है, फिर भी माँ ने अनसुना किया और उसकी तरफ मुंह मोड़ के अपने काम पे लग गई। लेकिन तीसरी बार जब तीलू कहती है अपनी माँ से कि मुझे जाना ही जाना है, उसकी माँ के मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, सच कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े करने वाले शब्द थे। वो कहती है, ए तीलू कैसी है रे तू, दुश्मन ने तेरे पिताजी को भी मार दिया, तेरे 2 भाई भी बलिदान हो गए, वो लड़का जिससे तेरी सगाई हुई थी, तेरा मंगेतर था, वो भी युद्ध में मारा गया, और तू कौथिक जाने की बात करती है। बिल्कुल। जा दुश्मन से लड़कर आ, उसे हरा कर आ, उसके बाद जितना तुझे कौथिक खेलना है चली जा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी जब माएँ होती है ना, तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो तीलू को जहाँ निराश होके, आजकल के बच्चे तो अगर उनको बेड में चाय नहीं दी ना, तो इतने को 3 दिन तक बात नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा भी दोष है। आप बच्चों को शुरू से थोड़ा रफ एंड टफ बनाइए। और तीलू ने उसके बाद, भूपेन भाई एक बात बोलो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, लेकिन पिता ने ना पिता बनना छोड़ दिया जी। बिल्कुल। पहले के पिता ऐसे होते थे कि घर के अंदर जाते ही सहम जाते थे। आज हमारी किताबें खुल जाती थी,
किताबें खुल जाती है। आज कोई डर नहीं है। पिता अगर एक बार पिता बनना शुरू कर देगा, यकीन मानिए पड़ोसी भी आपके बच्चे की इज्जत करना शुरू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना अच्छा इस पे बातें इधर उधर हो रही, पर फिर भी मैं एक बात रखता हूँ। अभी किसी जगह पे हमारी मुलाकात हुई थी, यहाँ RIMC कॉलेज से कोई वाइस प्रिंसिपल आए थे, तो आर्मी के ऑफिसर ही होते हैं। तो वो बैठे हुए थे, वेलम स्कूल की कोई वाइस प्रिंसिपल थी, कोई थी, तो 4-5 लोग बैठे थे, मेरे भी उनके साथ जाना था किसी सिलसिले में। तो आधे घंटे से बात चल रही थी कि बच्चों को ऊंची आवाज में बात नहीं करना, प्रिंसिपल ने, टीचर्स को तो बच्चों को सॉरी बोलते हुए काम करना, बच्चे तुम्हारे मुंह पे कॉफी भी फेंक दे, शब्द थे उनके, तो आपको गुस्सा नहीं करना। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने उनसे कहा, जो आर्मी ऑफिसर रैंक के 5 साल के लिए पोस्टिंग होती इनकी, मैंने कहा आर्मी में अगर आप फौजी को ये सिखाते हो कि आपको 5 किलोमीटर यहाँ से 5-10 किलो वेट ले जाना दौड़ के, तो क्या आप उसके साथ दौड़ के वो वेट ले जाते हो या उसके कंधे पे रख के भेजते हो? और अगर वो फौजी गिर रहा है, नहीं ले जा पा रहा, तो क्या करते हो? तो कहता हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, खाना पीना बढ़वाते हैं कि 5 किलो वेट की जगह 10 किलो ले जा सके, 10 की जगह 20, और फिर उसी से हम ले जाते हैं। तो मैंने कहा बच्चों को तो आप वो 10 किलो नहीं ले पा रहा तो घटा के 5 कर रहे हो, 5 नहीं ले पा रहा तो 4 कर रहे हो। भाई जब वो डांट नहीं सह पा रहा तुम्हारी, तो जब वो बाहर निकलेगा और ये कठोर दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे डांटे, कैसी समस्या आएंगे, तो निराश ही होगा ना। सीधे क्या करता है, या तो नशे की आदत में पड़ता है या फिर वो सुसाइड करता है। तो आप यार उसको इतना भी सॉफ्ट उसकी लाइफ मत करो कि वो कमजोर हो जाए। तो खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। भुवन जी ये बताओ कि आप ना पेंटिंग भी करते हैं। हाँ पेंटिंग तो करते वो हैं। क्या है, मतलब कैसी कैसी पेंटिंग करते हैं? पेंटिंग में मेरी फोटो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अलग विषय हो जाएगा, उसके लिए हम कभी अलग से बात करेंगे। नहीं तो ये सब यही बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे पेंटिंग आती नहीं। मैंने किन्हीं का पोर्ट्रेट डाला था बहुत पहले, और कम से कम 16-17 तो ऐसे भी आए थे मुझे कि हमारे यहाँ होटल है, कोई तरकासी दर्द से आप हमारे दे दो और जिंदगी भर आपका रहना फ्री। फिर भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। बहुत बढ़िया बात। और पेंटिंग में मैं आपके साथ साझा करूंगा और कुछ पेंटिंग शेयर भी करूंगा। जी। हम आपका जो चैनल आने वाला है ओडीआर के नाम से ही है? हाँ जी, ODR के नाम से। अब कुछ सब्सक्राइबर हो जाए तो हम थोड़ा अच्छे भी लगे, हमें ना प्रचार करना नहीं आता है ढंग से, तो भाई कर रहा है तो अच्छी बात है। ओडीआर जो चैनल लॉन्च होने वाला है वो चैनल लॉन्च है, उसमें ये जो हमारी सीरीज है सीरीज 24 तारीख से हम डालेंगे। और मुझे लगता है उत्तराखंड का इतिहास उसमें भरपूर हम सबको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ भूपेंद्र कठैत जी। आपने उत्तराखंड का जो नया स्वरूप हम सबके सामने पेश कर रहे हैं ना, देखिए पहले भी कहा है कि जिस समाज की अपनी संस्कृति होती है उस समाज की उम्र की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन जिस समाज की अपनी संस्कृति क्षीण होती चली जाती है, यकीन मानिए उसकी उम्र हर दिन कम होती चली जाती है। ये कहानी आपको कैसे लगी, भूपेंद्र जी से मिलना आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से तो आप बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद देहरादून की गलियों में हम कुछ और लोगों से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत